फ्रेंड्स, कैसे हो आप और कैसी जा रही है आपकी स्टडी। भाई मैंने आपको पहले कहा था, आज फिर एक बार कहूँगा कि बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो पेंडिंग नहीं करना है काम को, कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी है, और एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलना है। भाई इन दो चीज़ों का ध्यान रखो, प्रैक्टिस करते रहो और चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाली है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो हम ये सेकंड यूनिट आज लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। चैप्टर का नाम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, एक ही चैप्टर है इसके अंदर। और आज हमारे टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग है हमेशा की तरह, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ एंड लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो लेट स्ट्रेटेजी चेंज की है। आज हम पहली स्लाइड को बिल्कुल खाली रखेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा जो आज पढ़ने वाले हैं, जो पीछे पढ़ चुके हैं, उनका रिलेशन देखेंगे। पहले क्यों पढ़ रहे हैं आगे क्या इनमें रिलेशन है। तो फिजिक्स का रिलेशन फिजिक्स से पढ़ेंगे हम इस यूनिट पे। और इस स्लाइड पे जो पढ़ोगे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला आपसे। बस फिजिक्स की ब्यूटी देखो, फिजिक्स का रिलेशन फिजिक्स से, यानी कि जो प्रीवियस में हम पढ़ चुके हैं और जो आज पढ़ेंगे उनमें आपस में किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो प्रीवियस यूनिट में हमने क्या पढ़ा उसके नाम से ही पता चल जाएगा आपको। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट पढ़ी थी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो मतलब ही है चार्ज एट रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है, हमने पढ़ा था फिजिक्स ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब फिजिक्स ऑफ चार्ज एट रेस्ट, सिंपल। और चार्ज एट रेस्ट से आपने ध्यान से देखो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, चार्ज के आसपास क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। और जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, उसे कैसे भूल जाएंगे। और कोई कहे कि कैपेसिटर की थोड़ी सी बात जरूर करूंगा मैं, बड़ा ही अच्छा टॉपिक पढ़ा हमने कैपेसिटर, लेकिन क्यों पढ़ा और उसका क्या मजा है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना, देखना कितना इंटरेस्टिंग है। कैपेसिटर को आप ऐसे ही समझ सकते हो जैसे एक सस्पेंशन होता है आपके गाड़ी में, बाइक में। सस्पेंशन का काम क्या होता है, जब अनइवन रोड पे जा रहे होते हो आप, तो ये एक स्प्रिंग होता है जो व्हील्स के पास लगा होता है। जब आपको जर्क लगते हैं अनइवन रोड्स पे, तो ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनकी एनर्जी को। स्प्रिंग है, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, एनर्जी को वो करेगा स्टोर, और फिर आगे धीरे धीरे रिलीज कर देगा। तो आपकी जो राइड होगी वो स्मूथ हो जाएगी। तो कैपेसिटर भी कुछ कुछ ऐसे ही काम करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, एनर्जी को स्टोर कर लेगा स्प्रिंग की तरह से, और जब जरूरत होगी उसको रिलीज कर देगा। तो आपके सर्किट में वोल्टेज और करंट स्टेबलाइज हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगा आपका सर्किट, विदाउट वेरिएशन आपको मिलेगा आपके वोल्टेज और करंट। तो ठीक है, आपका जो डिवाइस होगा वो एक इवन उसको एनर्जी मिलेगी, तो उसको एक अच्छी तरीके से एक ही जैसे काम करता रहेगा स्मूथली। तो ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग यूज है। और कोई पढ़े कि कैपेसिटर का और कोई दूसरा यूज, तो ट्यूनिंग सर्किट्स में आप आगे पढ़ोगे फिजिक्स में। ट्यूनिंग सर्किट्स में आपका जो रेडियो या टीवी सेट होता है, जब उसमें हम चैनल चेंज करते हैं, तो एक तरह से आप ये मान के चलिए उसमें एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करके हम वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं आपके सर्किट की। और जब आने वाले सिग्नल से वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, तो वही चैनल आपका रेडियो या टीवी सेट कैच करेगा और आपको वही दिखाएगा या सुनाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग यूज है। और कैपेसिटर के और यूज देखिए, इलेक्ट्रिक फैन, जो सीलिंग फैन होता है हमारे घरों में, वो सिंगल फेज सर्किट होता है। तो उसमें क्या काम है, नेट पे एक्सप्लोर करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपके कोर्स से तो बाहर की चीज है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये एक कैपेसिटर का काम है इस इलेक्ट्रिक फैन को, सीलिंग फैन को स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करना। अगर कैपेसिटर खराब हो जाए तो आपका फैन चलेगा ही नहीं। और अगर आप उसको घुमा दोगे एक डायरेक्शन में स्विच ऑन करके, तो वो चाहे उल्टा भी घुमा दोगे उसी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क सिंगल फेज फैन को ये एक तरह से उसमें जब आप लगा दोगे तो डबल फेज उसको कर देगा, और यानी कि फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा वोल्टेज में, और आपका फैन इसको स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा, और जब वो घूमना शुरू कर देगा उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड करेगा। तो आपका फैन एक स्मूथ वे में घूमता रहेगा। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग कैपेसिटर के यूज है, पढ़ना इन्हें, एक्सप्लोर करना, नेट पे देखो और देखना, मजा आ जाएगा। अब आज हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रीवियस यूनिट की बात हो गई। अब प्रेजेंट, आज की फिजिक्स क्या है हमारी, प्रेजेंट डे फिजिक्स।
आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो चार्ज इन मोशन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इट इज द फिजिक्स ऑफ चार्ज इन मोशन। सिंपल बोलो एक लाइन में। वहां चार्ज फिजिक्स ऑफ रेस्ट पढ़ा, चार्ज एट रेस्ट पढ़ा था, या फिजिक्स ऑफ चार्ज इन मोशन पढ़ेंगे। यानी कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी लिए बैठा है आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में, इससे कोई काम कराना है, चार्ज से कोई काम कराना है, एनर्जी लिए बैठा है, क्या फायदा उसका अगर आप काम ही नहीं कराओगे? उसके काम कराने के लिए आपको चार्ज को मोशन देनी पड़ेगी। और मोशन आपको कैसे देनी पड़ेगी वो आज हम पढ़ेंगे। एक बार चार्ज चलना शुरू कर देगा, आपका काम शुरू कर देगा। यानी कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स in a circuit, electric potential energy is transferred from the source to the device। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस सोर्स से, बैटरी से एनर्जी लेके जाएगा, वो जो डिवाइस है, वो बल्ब है या कोई हीटर है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और हमारा काम हो जाएगा। तो चार्ज को मोशन में लेके आना है, बस ये काम करना है, आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट आज के टॉपिक। तो क्या करना है हमें? चार्ज से काम लेना है, तो उसे मोशन में लाना है, काम दे देगा, कर देगा वो। क्लियर है? तो देखें कितनी इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। और पहला हमारा पॉइंट है आज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए थोड़ा सा पढ़िए आप। मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर की बात करेंगे हम। ये रहा आपका कंडक्टर और ये इसके रहे एंड्स। मान लीजिए पी क्यू कंडक्टर है आपके पास। और आपको पता ही कंडक्टर, अगर मेटेलिक कंडक्टर आप लेते हो तो इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर निकले होते हैं, तो वहां पॉजिटिव आयन्स बचे होते हैं। पॉजिटिव आयन इस तरह से बाउंड होते हैं आपके कंडक्टर में। अब इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो थर्मल एजिटेशन की वजह से इस तरह से आपके कंडक्टर के अंदर घूमता रहता है, इस तरह से हर टाइम। इसके पास एक थर्मल मोशन होती है, टेम्परेचर की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा इस तरह से घूमे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता है। कैसे? यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहां टकराया, यहां टकराया, फिर इधर आ गया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, और इस तरह से चलता है। तो अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन बना दूं, तो इस क्रॉस सेक्शन में से क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो कोई इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, नेट चार्ज इसमें से पास होगा 0, और हमें करंट मिलेगी 0, कोई काम नहीं करेगा। जबकि ये ध्यान रखना, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है ना इतनी ज्यादा स्पीड से, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर से घूम सकता है ये। यानी कि 1000 किलोमीटर इन 1 सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इतनी फास्ट मूवमेंट है। लेकिन काम हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि नेट जो मूवमेंट है ना चार्ज का वो 0 है। लेकिन जब इसी कंडक्टर को आप कोई बैटरी सोर्स से जोड़ दोगे, अब देखना, ध्यान से समझना इस चीज को। ये आपका कंडक्टर है और ये आपके पॉजिटिव आयन्स हैं, यहां रखे हैं, यहां रखे हैं, यहां रखें, कहीं भी रखें, उसने आपने बैटरी से जोड़ दिया एंड्स को। और जब बैटरी से जोड़ दोगे तो क्या होगा? यहां पे आपने, अगर ये V वोल्टेज है इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो मान लीजिए P एंड को बैटरी ने V0 प्लस V पोटेंशियल प्रोवाइड किया और Q एंड को V0। तो V पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन में इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको पता ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा कंडक्टर के अंदर। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं कर सकते, बाउंड है। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन की मोशन थी वो थोड़ी सी कर्व्ड हो जाएगी, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है लगातार इस डायरेक्शन में। और जो इलेक्ट्रॉन में थर्मल मोशन थी वो तो रहेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो ठीक है, तो यहां पे आपको एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं इस वेलोसिटी को Vd कहूं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स लग रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन में मूव करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो हमें करंट मिलेगी। ठीक है, तो उस करंट को हमें स्टडी करना है।
क्लियर है? तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन को एक ड्रिफ्टिंग मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और हमारे सर्किट में करंट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलेगा, लेकिन हम करंट की डायरेक्शन कन्वेंशन में पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा सा समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है, तो ये चीज बड़ा ही समझने वाली है। तो ठीक है, तो अब कोई कहे इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन कैसे करोगे? आप डिफाइन कैसे करने के लिए आप देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन कैसे करोगे? तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट. Electric current across an area is defined as the amount of charge flowing across that area per unit time. तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आप कहिए, तो इस तरह से जब करंट चार्ज फ्लो करेगा किसी एरिया क्रॉस सेक्शन, तो हम कहेंगे वहां पे करंट है। तो अगर हम बात करें फॉर स्टडी करंट, स्टडी का मतलब जब करंट कांस्टेंट हो चुकी है आपके बैटरी अप्लाई करने के बाद, तो स्टडी करंट के लिए मान लीजिए क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू नेट चार्ज कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है, चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन of conductor in time t, then करंट कितना होगा सर्किट में? करंट इन सर्किट, एवरेज करंट इन सर्किट, स्टडी करंट इन सर्किट। स्टडी करंट का मतलब जब करंट कांस्टेंट हो चुके, चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, तो होगा क्यू नेट और डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन। तो ये आपके सर्किट में करंट की वैल्यू होगी। क्लियर है? लेकिन अगर करंट स्टडी ना हो, वेरिएबल हो, तो फॉर वेरिएबल करंट, करंट टाइम के साथ चेंज हो रही है, वेरिएबल करंट, तो हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि लेट डेल्टा क्यू चार्ज, डेल्टा क्यू चार्ज यानी कि नेट चार्ज, डेल्टा क्यू नेट चार्ज फ्लोज across cross section of a conductor during time interval delta t। और डेल्टा टी का मतलब ये टाइम आप ऐसे भी कह सकते हो, दैट इज बिटवीन टाइम्स टी एंड टी प्लस डेल्टा टी। तो इस टाइम के बीच में डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है एंड डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटा अगर हम लेंगे टाइम ड्यूरेशन को, देन इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट इज गिवन एज, इंस्टेंटेनियस current in the circuit is given as limit delta q डिवाइड बाय डेल्टा टी करंट हो गया, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और इस चीज को आपको पता है, हम लिखते हैं शॉर्ट में डी क्यू बाई डी टी। तो इट मींस जब डी क्यू चार्ज डी टी टाइम में अगर फ्लो कर रहा है टी इंस्टेंट पे, तो हमारे सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट होगी डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है? तो सिंपली आप लिख सकते हो, सिंपली ज्यादा अगर इधर उधर की बात ना करें तो सिंपली हम कह सकते हैं करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है? तो ये करंट होती है इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम है तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आप प्रूव कर सकते हो, इसका मतलब देयरफॉर आप बता सकते हो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट is defined as the rate of flow of net charge through
एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, बस। तो डी क्यू बाई डी टी होता है करंट, सिंपल बात करो, क्लियर है। तो ये आपकी करंट हो गई। तो जब डी क्यू चार्ज डी टी टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन से पास होगा, हम कहेंगे करंट है वहां पे डी क्यू बाई डी टी। तो अगर कोई एग्जाम में आपसे पूछता है, ये लास्ट की डिफाइन करना है बस आपको, और ये एक्सप्रेशन लिख देना है बस, बाकी चीजें तो हमने समझने के लिए लिखी है ऊपर। भाई स्टडी करंट है तो क्यू नेट डिवाइड बाई टाइम, कितना भी टाइम ड्यूरेशन ले लीजिए, अगर लगातार करंट को चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट फ्लो कर रही है। लेकिन अगर वेरिएबल है तो फिर हमें टी इंस्टेंट पे dt टाइम के लिए चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, मान लीजिए dq, तो फिर हमें वहां पे उस इंस्टेंट की करंट को कैलकुलेट करना होता है। तो इट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने करंट का एक्सप्रेशन तो पढ़ लिया, तो यूनिट, जब आपको पास फॉर्मूला आ गया कि करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो बस यूनिट में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपके पास फॉर्मूला है तो फिर इससे तो हम बहुत काम करते हैं। एक तो हम डेफिनेशन निकालते हैं, डेफिनेशन ऑफ करंट, एक हम यूनिट निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, यूनिट ऑफ आई, एक हम डिफाइन करेंगे यूनिट को, और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो एक बार फॉर्मूला हमें मिल गया तो हम तो ये सारे काम करेंगे, इससे ये 4 काम करेंगे। तो पहले हम डिफाइन तो कर चुके हैं, अब करेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बड़ा फिजिक्स इसलिए इंटरेस्टिंग है कि एक फॉर्मूले से 4 टास्क करते हैं हम हमेशा। तो यूनिट ऑफ करंट, तो यूनिट ऑफ चार्ज, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कूलम पर सेकेंड। चार्ज की यूनिट कूलम है और टाइम की है सेकेंड, इसी को एम्पियर कहा जाता है। तो ऐसा यूनिट जो होती है करंट की एम्पियर होती है, और शॉर्ट में हम इसी चीज को लिख देते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। क्लियर है। और बस हो गया। अब ये हो गया आपका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपसे कोई पूछे नेक्स्ट, अब आगे इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो डायमेंशनल और करंट की अगर एम्पियर की डेफिनेशन, तो एम्पियर तो एक बेसिक यूनिट है, इसकी डेफिनेशन इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा यूनिट में दी गई है। लेकिन यहां पे भी हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट का मतलब है इफ 1 कूलम चार्ज flows through a circuit in 1 second, या थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर कह सकते हैं, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 second, then the current through that cross section is one ampere। क्लियर। तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट, तो ये तो बेसिक क्वांटिटी है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके यूनिट एम्पियर बेसिक यूनिट लेते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट तो आप क्लियर लिख लीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो आप ए से ही डिनोट करते हैं, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे कि हम डायरेक्शन किधर लेते हैं करंट की। जब हमने बात की थी कि अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, ये वाला कंडक्टर है, सॉलिड अगर कंडक्टर है, तो इसके अंदर हमने बैटरी लगा दी और ये की लगा दी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। यहाँ मान लीजिए V नॉट प्लस V है, इस एंड का V नॉट है, E एंड Q एंड। तो आपका पॉजिटिव चार्ज, अगर आपका है सॉलिड कंडक्टर तो पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ओनली मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन का जो आपका मोशन है आपको पता ही है, इस तरह से
ये थर्मल एजिटेशन की वजह से भी करेगा और ये थोड़ा थोड़ा इधर बढ़ना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो लेफ्ट टू राइट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे राइट टू लेफ्ट मूव करेगा क्यू से पी के डायरेक्शन में। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट कुछ मूव नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही करंट को लेंगे। कन्वेंशनली ये डायरेक्शन ली जाती है, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करता हुआ माना जाएगा। और सॉलिड कंडक्टर के केस में वो उस डायरेक्शन में कुछ भी मूव नहीं कर रहा होता जिधर हम करंट ले रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उसके अगेंस्ट हमें डायरेक्शन को लेना है करंट की। तो इस तरह से कन्वेंशनली जो डायरेक्शन है आपकी करंट की वो ली जाएगी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। तो कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज gives the direction of electric current in the circuit। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो इस तरह से आपके करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव उसमें ली जाएगी। और अगर आपका गैसियस हो तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन भी होगा और पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तो वहां गैस वाले केस में करंट जो है दोनों की वजह से ली जाएगी और उनका एडअप हो जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में ली जाएगी। अब हम बात करते हैं, इज इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? तो बात कर रहे थे भाई करंट में तो डायरेक्शन भी है, तो अब ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? गिव रीजन, तो इसका रीजन भी देना है आपको। तो आपको देखिए कि करंट की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए एक वायर में करंट इधर से आई, एक वायर में 2 एम्पियर करंट आई, दूसरे से 3 एम्पियर करंट आई, तो निकलेगी करंट 5 एम्पियर। ठीक है, तो करंट के केस में जंक्शन पे जितनी करंट इनकमिंग होंगी उतनी आउटगोइंग होगी। तो एक तरह से डायरेक्शन होने के बाद भी हम करंट को स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि द लॉज ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा आर यूज्ड टू ऐड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हम 2a और 3a को ऐड करके 5a निकाल रहे हैं। वेक्टर एडिशन लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन होने के बाद भी अगर वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं होती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर होती है। तो करंट हमारी कैसी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। द रीजन इज दैट द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा आर यूज्ड टू ऐड इलेक्ट्रिक करंट्स हियर and laws of vector addition do not apply to addition of electric current। तो laws of vector addition यूज नहीं हो रहे हैं। सिंपल तरीके से आप करंट निकाल रहे हो, दैट इज एयर। यहाँ पे करंट कितना हुआ जंक्शन पे? 2a प्लस 3a, तो आउटगोइंग करंट 5a इक्वल टू। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन यानी कि दोनों वायर के बीच में कोई एंगल है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर में तो ऐसा नहीं होता, अगर दो वेक्टर को आप ऐड करते तो उनके बीच के एंगल पे भी उनका एडिशन डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड नहीं कर रही है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को करंट फॉलो नहीं करती, दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है? तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट थोड़ा पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। अब ये चीज तो हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। अगर हम सॉलिड के अंदर बात करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर, तो करंट जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होगी, चाहे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, पॉजिटिव लिक्विड्स में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं, जो करंट दोनों की वजह से, यानी कि सॉलिड कंडक्टर में अगर करंट इधर को, इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट हम उसके अपोजिट लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव लिक्विड्स में, तो लिक्विड्स में क्या होगा? लिक्विड में मान लीजिए ये कंटेनर है और आपने यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज तो जाएगा इधर को, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर को, तो करंट दोनों की वजह से होगी। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट और नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट ऐड हो जाएगी। ऐसे ही गैसेज में पॉजिटिव आयंस होते हैं चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट दोनों की वजह से ऐड हो जाएगी, पॉजिटिव की वजह से भी और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी।
क्लियर है? तो वहां दोनों की वजह से करंट होगी। और इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं, मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट आ रहा है, लेकिन करंट की डायरेक्शन दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में ली जाएगी और वो ऐड होगा सिंपली। क्लियर है? तो ये थोड़ा समझ के देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम बात करते हैं हाउ डज द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर गेट अफेक्टेड व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो ये बात तो हम बार बार कर चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट होगा जब हम किसी कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो ये चीज तो हम एक से ज्यादा बार पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा यहां स्टडी करेंगे। और देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है इसका आंसर का, in absence of external electric field the free electron in conductors are in random motion। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन ये जो मूव कर रहा है ना, इसकी वेलोसिटी देखिए आप 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1000 किलोमीटर पर सेकेंड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि देखो इतनी ज्यादा स्पीड से आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन आपको करंट नहीं मिल रही है क्योंकि नेट चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर से 0 पास हो रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतना इधर आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जितने जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट उतने ही जा रहे हैं उसी पोर्शन में। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको करंट नहीं मिलेगी इतनी ज्यादा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के पास होने के बाद भी। लेकिन जब आप इसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दोगे तो क्या होगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया इस डायरेक्शन में, बैटरी लगा के पिछले पेज पे हमने पढ़ा था। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेन फोर्स लगेगा, तो जो उसका मूवमेंट था ना वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। थर्मल मोशन भी रहेगा जो पहले मोशन था, लेकिन धीरे धीरे ये इधर को ट्रांसफर थोड़ा सा शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर को हो जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेट अगर आपका हो गया तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज पास होगा और हमें करंट मिलेगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट 0 था, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट मिलेगा, 0 नहीं होगा, और ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट मिलेगा अगर सॉलिड कंडक्टर है। तो यही लिखा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड if the ends of the wire are connected to a battery, an electric field is set up at every point within the wire. The electrons experience a force in the direction of opposite to the electric field. Electrons begin to drift, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहे उसका ऑर्डर जो है ना इसका, ये हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो ड्रिफ्ट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, उसका ऑर्डर देखिए आप, यहां जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था थर्मल मोशन, वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। यहां जो ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 मिलीमीटर जाने के लिए भी 10 सेकेंड लगेंगे, लेकिन अब करंट मिलेगी। इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होने के बाद भी आपको करंट मिलेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन मिल गई। कितना इंटरेस्टिंग है कि इलेक्ट्रॉन जब 1000 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, कोई करंट नहीं मिल रही है, और जब उसने ड्रिफ्ट होना शुरू कर दिया 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से, 1 मिलीमीटर जाने के लिए भी 10 सेकेंड लग रहे हैं, 1 से लेकर 10 सेकेंड, तब आपको करंट मिल रही है। तो ये तो ऐसे ही हो गया कि सारे एक डायरेक्शन में चल पड़े तब करंट मिली। सारे पक्षियों ने अगर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाया तभी वो जाल को लेके उड़ते हैं, उससे पहले सबकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है। ऐसा मान सकते हो एक मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो टीचर आ जाता है तो उन्हें सबको कहता है चलिए एक तरफ, उधर चलिए क्लास की तरफ, तो सारा मूवमेंट एक तरफ हो जाता है और आपको काम मिलता है। तो यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, इमेजिन करके देखिए। और मैं तो उस कहानी से ये इमेजिन कराता हूं आपको यहाँ पे कि जब सारे कबूतर किसी जाल में फंस गए और सब इधर उधर एनर्जी लगा रहे थे तो कुछ मिल रहा था, सबकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी, वेस्ट हो रही थी। ऐसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेस्ट होती है थर्मल एजिटेशन की वजह से जो उसके अंदर होती है। लेकिन जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके एक डायरेक्शन मिल जाती है, सारे पक्षी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो जाल को लेके उड़ जाते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो करंट मिलेगी, काम होगा। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, मजा आ जाएगा, आप स्टडी तो करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, हमने अभी करंट पढ़ा तो कुछ क्वेश्चन एक कर लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इन ए लैंप इन 1 मिनट इफ द करंट
इन इट इज 300 मिली एम्पियर। अगर 300 मिली एम्पियर की करंट है आपके लैंप में तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से पास होंगे? ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, ये आप करके दिखाइए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। आपको करंट दी हुई है 300 मिली एम्पियर की करंट है। ठीक है, टाइम है 1 मिनट और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। तो ये करंट जा रही है, इसकी वैल्यू दी है, टाइम दिया है, तो आपको फॉर्मूला कोई पढ़ा होगा आपने। करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज फ्लोइंग, नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट डिवाइड बाई टाइम, और चार्ज जो होता है NE के बराबर होता है डिवाइड बाई टाइम। तो ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? करंट है 3 मिली एम्पियर 300, इसको आप पहले SI यूनिट में चेंज करो। तो 300 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी कि 0.3 एम्पियर हो गया। ये तो क्लियर। और टाइम दे रखा है 1 मिनट में, तो इसको भी SI यूनिट में चेंज करो 60 सेकेंड, और यहाँ पे यूज कर दो। क्या क्या निकालना है आपको? निकालना क्या है? एन निकालना। तो एन को एक तरफ रखे, बाकी सारी चीजों को एक तरफ ले लो। IT/E। आई कितना है? 0.3। टाइम कितना है? 60 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व कर दीजिए तो यू विल गेट लाइक 1.125 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यूनिट तो होंगे, नंबर है एक। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर पास होंगे तब आपको इतनी छोटी सी करंट मिलेगी। तो सोच के देखिए, जब इन न्यूमेरिकल्स को करोगे और थोड़ा फील करोगे ना कि कितनी बड़ा नंबर है, कितनी छोटी सी करंट मिले, 1 एम्पियर भी नहीं है आपके पास। अब ये बड़ा अच्छा लॉ है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स साइंटिस्ट ने दिया था, और ये आपने शायद 10th में पढ़ा होगा, और इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ा और यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ क्या पढ़ा था आपने? तो ये थोड़ा सा एक सर्किट बनाते हैं पहले, फिर बात करेंगे। ये रजिस्टर है आपके पास, ठीक है। कंडक्टर या रजिस्टर एक ही बात होती है। एवरी कंडक्टर इज ए रजिस्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, एवरी कंडक्टर इज ए रजिस्टर। समझना इसको और आगे देखना, जो पढ़ेंगे हम फिजिक्स में ये चीज, आप इसका आंसर खुद ढूंढो कि एवरी कंडक्टर इज ए रजिस्टर क्यों कहा मैंने। कंडक्टर भी है, रजिस्टर भी है। तो एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं, और मान लीजिए ये V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है बाहर अपने आउटर सर्किट में A और B पॉइंट के बीच में। तो A और B पॉइंट के बीच में आपने रेजिस्टेंस लिया, और बाकी तो कनेक्टिंग वायर है, उनका रेजिस्टेंस हम 0 लेते हैं। तो मेन पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका ड्रॉप हो रहा है वो रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है, रजिस्टर के थ्रू हो रहा है। तो आपने बैटरी से V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और आपकी बैटरी में कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगाएंगे कि इसके हम बदल सके, रियोस्टेट लगाएंगे इसकी सीरीज में, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो हम वोल्टेज इसकी बदलेंगे तो हमारे सर्किट में करंट बदलेगा। हम देखते हैं कि करंट बदलता है वोल्टेज बदलने पे, और ये ओम्स लॉ है। क्या पढ़ा था हमने? इसका स्टेटमेंट तो आप पढ़ चुके हो पहले। क्या है इसका स्टेटमेंट? ये द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट I flowing through it, provided the physical conditions like temperature, pressure, strain, etc. of the conductor remains अनचेंज्ड। तो अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपने क्या पढ़ा कि जो वोल्टेज है सर्किट में वो करंट के प्रोपोर्शनल है, या कि ये करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, एक ही बात है। ठीक है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर है। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, R हम उसे कहते हैं। तो जो ये R है ना, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसका मतलब क्या है कि प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो सोचो ये लाइन क्यों ऐड करना पड़ा हमने? हमारा रूल तो आ गया था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द सर्किट। तो ये कंडीशन क्यों लगी है? तो आप इसका आंसर तो खुद ढूंढेंगे, ये चलो हम ही बता देते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ही ये है कि जब तक ये फिजिकल कंडीशन चेंज अगर नहीं हो रही है तो R आपका कांस्टेंट रहेगा, और जब तक आपका R कांस्टेंट रहेगा तब तक ये आपका ओम्स लॉ वैलिड होगा, V प्रोपोर्शनल टू I। तो R को कांस्टेंट अगर रखना है तो ये कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन बदल पे आपका रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, तो फिर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा।
क्लियर है। और अगर हम ग्राफ बनाएं, जब आपका आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो अगर ये कांस्टेंट है तो वी और आई में ग्राफ आपका ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है अगर वी और आई में किसी रजिस्टर के लिए, तो इसका मतलब वो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। तो लीनियर ग्राफ है, दोनों में लीनियर रिलेशन है। क्लियर है। तो आपसे कोई पूछे तो इसका आप बता सकते हो कि आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं कंडक्टर का। तो आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और रजिस्टर। तो मैंने कहा कंडक्टर और रजिस्टर, तो कंडक्टर भी और रजिस्टर भी। तो कोई भी कंडक्टर एक रजिस्टर भी होता है, कोई भी रजिस्टर एक कंडक्टर भी होता है। तो कैसे होता है खुद देखना, सारे आंसर मुझसे ही पूछोगे। क्लियर है। तो थोड़ा इस चीज को करना, और थोड़ा सा यहां एक आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूं। आप क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें तो अपने आप भी करोगे ना। अब मैंने कहा V प्रोपोर्शनल टू I इज ओम्स लॉ, अभी बोला मैंने। अब अगर आपसे कोई कहे कि V इक्वल टू आर आई इज नॉट ऑलवेज ओम्स लॉ, अब इसका क्या मतलब है ये खुद ढूंढोगे आप। V इक्वल टू आर आई, ऊपर तो हम कह रहे हैं इक्वेशन 1 ये ओम्स लॉ है। यहां मैंने क्या कहा, V प्रोपोर्शनल टू I इज ओम्स लॉ, लेकिन V इक्वल टू आर आई इज नॉट ऑलवेज ओम्स लॉ। तो ये क्यों है, ये मैंने क्यों बोला, ये आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, जब पूछोगे मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग घुमाओ कि मैंने यहां पे ऐसा क्यों बोला है। तो है कुछ ऊपर ही, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे डेफिनेशन में है सब कुछ। क्लियर है। अब देखो ये ओम्स लॉ था, इजी है बड़ा, और ये ग्राफ बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12 के बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन कर लेते हैं एक आधा। अब न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 2 बैटरी दी गई है आपको क्वेश्चन में। एक बैटरी से काम नहीं चलेगा भाई, 12th में आ गए हो, अब आप 10th में नहीं हो कि आपको एक बैटरी देंगे। यहाँ 2 बैटरी लगा दी हमने आपके लिए, और अब इसमें कुछ पूछा है। 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आप पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 200 वोल्ट बैटरी, इसका भी रेजिस्टेंस नहीं दिया तो वो भी नेग्लिजिबल ही है इसका मतलब। एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 38 ओम एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग सब है। 2 बैटरी है लेकिन रेजिस्टेंस एक ही है। तो आप क्या करोगे, कहीं 2 पॉइंट बना लो, और ये बड़ी बैटरी है, इसके पॉजिटिव पॉइंट को मैं ए पॉइंट ले लेता हूं और रेजिस्टेंस की दूसरी तरफ बी पॉइंट, और इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आपका रेजिस्टेंस, यानी कि जो मैं ये सर्किट बनाऊंगा ये ऊपर वाले सर्किट का इक्विवेलेंट है, वही मतलब है जो ऊपर वाले का। मैंने ए और बी पॉइंट के बीच में 38 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे लगा दिया। अब ए और बी के बीच में ध्यान से देखो, ए पॉइंट से क्या कनेक्ट था, 200 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, और इसके 200 वोल्ट की नेगेटिव टर्मिनल को आगे बढ़ाओ, जाते रहो। पहले क्या आएगा, 10 वोल्ट की बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, फिर उसका पॉजिटिव टर्मिनल, और आप बी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ध्यान से देखो ऊपर वाले सर्किट और नीचे में कोई फर्क नहीं है, ये 200 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो आपने इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। अब इसे सॉल्व करो, तो ये दोनों बैटरी मिलके कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है ए और बी पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में। तो साइन कन्वेंशन हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, आज बगैर साइन कन्वेंशन के देखो, अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा साइन कन्वेंशन से रिलेटेड, लेकिन सिंपल सी बात तो आप पढ़ ही रहे हो। 2 बैटरी है, एक 10 वोल्ट की, एक 200 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस है 38 ओम। तो ए और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना प्रोवाइड करेगी आपकी बैटरी। तो 200 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहां तो 200 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन इधर आप चलते हो तो ये बैटरी उल्टी लगी है, तो इसका मतलब ये तो वोल्टेज को माइनस करेगी, क्योंकि बैटरी उल्टी लगी है, ये तो करंट इधर भेजना चाहेगी राइट साइड में। ठीक है, लेकिन ये बैटरी तो इधर, तो बड़ी बैटरी है, करंट तो इधर ही जाना चाहिए, ऑब्वियस है, तो करंट इधर। तो VA माइनस VB 200 वोल्ट की बैटरी और दूसरी बैटरी इसके अपोजिट टर्मिनल के हिसाब से लगी है, तो एक तरह से आपके ए और बी पॉइंट के बीच में 190 वोल्ट आपको ये दोनों बैटरी मिलकर प्रोवाइड करेंगी। तो फिर आपकी करंट कितनी होगी सर्किट में, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया
दोनों पॉइंट के बीच में वी ए माइनस वी बी, और ये बराबर होना चाहिए आई इंटू आर, वी इजिकल टू आई इंटू आर होता है जो, तो आई इजिकल टू आर हो जाएगा दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी ने प्रोवाइड किया डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, तो ये हो गया 190 वोल्ट डिवाइड बाई 38 ओम, और सारी एसआई यूनिट ली है तो आंसर भी एसआई में आएगा, और ये आएगा 5 करंट निकालने तो एम्पियर, तो 5 एम्पियर की करंट। अब यहाँ पे मैंने देखा ना इस तरह के जो सर्किट होते हैं हमारे आसपास हमारे घरों में होते हैं और एम्पियर में आंसर आया है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट में जो हमारा यूनिट है ना एम्पियर, वो उसका जो ऑर्डर है वही है जो हमारे घरों में करंट है। हमारे घर में जो लाइटिंग पर्पज के लिए सर्किट होता है ना, लाइटिंग के लिए बल्ब वगैरह जलाने के लिए, इसके लिए 5 एम्पियर की करंट सफिशिएंट होती है फैन वगैरह चलाने के लिए। लेकिन जो हमारे अप्लायंसेज बड़े बड़े चलाने के लिए वहां पे 15 एम्पियर तक की करंट चाहिए होती है। तो जो एम्पियर है ना ये वही यूनिट, मतलब एम्पियर की जो करंट की यूनिट है ये बहुत बड़ी नहीं है, हमारे आसपास यूज होती है। क्लियर है। और जब लाइटनिंग होती है, बारिश हो रही होती है, बादल कड़कड़ा रहे होते हैं, तो जब वहां पे कहीं लाइटनिंग होती है तो वहां पे सेवरल थाउजेंड एम्पियर की करंट एटमॉस्फेयर से पास होती है। वहां पे एयर आयनाइज हो जाती है, बहुत खतरनाक होती है, उसके बच के रहना चाहिए। जब लाइटनिंग हो रही होती है हमें सेफ इसलिए रहना चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट होती है। और हमारी बॉडी के अंदर भी एक सर्किट होता है, नर्व सर्किट जो होता है, नर्व में हमारी माइक्रो एम्पियर्स में करंट होती है, हमारे सिग्नल जाते हैं, हमारे पूरे बॉडी में सिग्नल सर्कुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल, लेकिन वहां जो करंट है वो वेरी वेरी स्मॉल माइक्रो एम्पियर्स के लेवल की। और देखिए तो कंपेयर करिए हमारे घरों में एम्पियर्स में करंट, और जब लाइटनिंग पर पूछ होती है तो सेवरल थाउजेंड एम्पियर की करंट बहुत खतरनाक होगी। और हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व सिस्टम है वहां पे माइक्रो एम्पियर में करंट। तो देखिए इन चीजों को रिलेट करो ना, फिजिक्स तो हर। नेक्स्ट बढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ हर जगह अप्लाई नहीं होता, कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जहां पे ओम्स लॉ अप्लाई ही नहीं होगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स में शो डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम ओम्स लॉ, यानी कि वी आई ग्राफ अगर बनाए और स्ट्रेट लाइन नहीं आया, इसका मतलब वो डिवाइस या वो सर्किट एलिमेंट ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। ऐसे सर्किट एलिमेंट को हम नॉन ओमिक कहते हैं, ऐसे कंडक्टर्स को नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो नॉन ओमिक कुछ सिचुएशंस यहां पे हमने डिस्क्राइब किया। तो फर्स्ट देखिए, VI रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। जब हम कहीं बात करते हैं ना कि व्हेन ए लार्ज करंट फ्लो थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर, किसी मेटालिक कंडक्टर से भी जो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा था, अगर मैं इस ग्राफ में बात करूं, VI ग्राफ बनाया हमने किसी कंडक्टर के लिए, तो ए पॉइंट तक इसने ओम्स लॉ को ओबे किया, लेकिन आप करंट बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, मान ही नहीं रहे हो, तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और फिर वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, ग्राफ लीनियर नहीं रहेगा। तो एक सिंपल मेटालिक कंडक्टर भी लो टेम्परेचर पे कम करंट को जब आप बहुत कम टाइम के लिए फ्लो कराते हो तो ये ओम्स लॉ को ओबे करता है। लेकिन अगर हाई करंट को ज्यादा टाइम तक फ्लो कराओगे ये हीट अप हो जाएगा, रेजिस्टेंस आप आगे पढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ने पे बदलता है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और आपको ज्यादा वोल्टेज पे कम करंट मिलेगी, नॉन लीनियर हो जाएगा, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, तो ये नॉन ओमिक हो जाएगा ओमिक से। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यानी कि पहले भगवान को ओम को मानता था, अब नहीं मानेगा, पहले आस्तिक था अब नास्तिक हो गया। ये थोड़ा लाइट मोड में बोला है, कभी ऐसा ही लिख दो एग्जाम में। सेकंड पॉइंट देखिए, मेजरेबल करंट स्टार्ट फ्लोइंग एट ए पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। वाटर वोल्टामीटर एक डिवाइस होता है, इसमें हम क्या करेंगे, जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि देखो ये ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक हमने वोल्टेज अप्लाई किया, लेकिन यहां तक हमें करंट नहीं मिली, इसके बाद करंट चाहे लीनियर ग्राफ है तो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, अब आपका ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा। ओम्स लॉ तभी ओबे होगा जब यहां से इस तरह से स्टार्ट ओ पॉइंट से होता और स्ट्रेट लाइन होती। तो ए पॉइंट तक, ओ से ए तक आपने वोल्टेज बढ़ाया, करंट नहीं मिली, तो ये भी नॉन ओमिक ही हो गया। तो वाटर वोल्टामीटर, in water voltmeter current is absent if potential is less than V naught. So the electrolyte water acidified with dilute H2SO4 होता है, इसमें electrolyte is non-ohmic conductor. क्लियर है। अब हम बात करते हैं कुछ और। तो यहां पे देखिए, VI relationship depends on the sign of V for the same absolute value of V। इसका मतलब VI relationship यहां देखो ध्यान से, अब उन्हें गैलीलियम
नहीं नहीं, ये है जंक्शन डायोड का जो थर्ड ग्राफ है 1C में ये बनाया है, जो यहाँ पे ये वाला ग्राफ। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम फॉरवर्ड कहते हैं, एक तरफ से अगर हम जंक्शन को जोड़ते हैं सर्किट में तो हमें करंट मिलता है इस तरह का, और अगर उसी जंक्शन डायोड को हम सर्किट में उल्टा करके जोड़ दे तो करंट मिलेगा हमें इस तरह का। तो यानी कि डिपेंड करेगा आपने पोटेंशियल पॉजिटिव डायरेक्शन से लगाया या नेगेटिव से, उसी हिसाब से आपको करंट मिलेगी। तो ये भी नॉन ओमिक हो गया जंक्शन डायोड, इसको स्टडी करेंगे हम डिटेल में सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। तो इट इज ऑल्सो नॉन ओमिक क्योंकि इसका वी ग्राफ लीनियर नहीं है। वी रिलेशनशिप इन नॉन यूनिक, देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ वी फॉर द सेम करंट। गैलियम आर्सेनाइड हमारे पास एक सब्सटेंस होता है, जिस एक सेमीकंडक्टर होता है, और इसका जो वी ग्राफ होता है वो लीनियर होता है स्टार्टिंग में। मान लीजिए आप यहां से O पॉइंट से A पॉइंट तक ये लीनियर है, लेकिन A पॉइंट से आगे फिर ये बढ़ा, अगर ये मैं कहूं B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, तो इस तरह से इसका बिहेवियर चेंज होता रहता है जैसे आप वोल्टेज चेंज करते हो। तो स्टार्टिंग में ये ओम्स लॉ को लगभग अप्लाई कर रहा है, हो रहा है, ओबे कर रहा है, लेकिन फिर नॉन लीनियर पोर्शन आ गया A टू B, तो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, C से D में भी नहीं कर रहा, और यहाँ तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आएगा। आपने वोल्टेज बढ़ाया, करंट डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो नेगेटिव, तो एग्जाम में भी आया था, बोर्ड में एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, गैलियम आर्सेनिक का ये ग्राफ बनता है, लीनियर नहीं है, इसलिए ये भी नॉन ओमिक हो गया। ध्यान से पढ़ना, बड़े इसी के बेस पे जो एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आया, जो मैंने आज क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिस्कस किए वो वाले क्वेश्चंस हैं पीछे भी जो बोर्ड में आए हैं कभी ना कभी। तो यहाँ पे ये ग्राफ भी हमने अभी जो पढ़ा था गैलियम आर्सेनिक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेज वोल्टेज फॉर ए मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड इज शोन इन द फिगर, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो सिंपल फ्री में मार्क्स मिलते हैं जब आप ध्यान से पढ़ते हो। बोर्ड का क्वेश्चन है, पीछे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बताओ। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ है इसमें देख लो ध्यान से, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रही है, O से A से B, लेकिन आगे देखा C से D वाले पोर्शन में देखे वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट घट रही है, तो इसे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा CD रीजन, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। तो 1 मार्क्स कमा लिया आपने, बोर्ड में आया है क्वेश्चन। और वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड, तो वो कौन सा पोर्शन है, तो O से A तक ये तो नॉन लीनियर है, तो यहाँ तो ओबे नहीं हो रहा है, ये भी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है यानी कि नॉन लीनियर है, लेकिन यहाँ थोड़ा लग रहा है कि हमें स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर हो गया, और जहाँ लीनियर होगा वहाँ ओबे होगा, तो OA इज द रीजन वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। तो इस तरह के एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आए तो अगर आप चीजों को समझ के पढ़ोगे तो ध्यान से देखना, बोर्ड एग्जाम कोई मुश्किल नहीं होता, बड़े आसान से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। और ध्यान रखना, जब मैं भी पढ़ाऊंगा ना आपको, कोई भी एक लेक्चर दूंगा तो मान के चलिए कि एक लेक्चर में 2 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन जरूर क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी पहले 2 मार्क्स फिजिक्स रखा था। क्लियर है, क्योंकि जो भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा वो कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ध्यान रखना बेटा, आज के लिए इतना ही काफी, ध्यान से, और थैंक यू।